देखिए, पिछले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें दिल्ली सल्तनत से पहले क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन हाल के एग्ज़ामों में अगर देखा गया है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिल्ली प्रशासन और दिल्ली सल्तनत पीरियड का जितना भी आपके बुक्स हैं उससे प्रश्न आ रहे हैं। तो हम लोग प्रशासन समझने से पहले हम जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत का स्वरूप क्या था और मुस्लिम सत्ता होता क्या है। तो मुस्लिम को समझने के लिए यहाँ पे सबसे पहले उनकी विचारधारा को जानें। मुस्लिम विचारधारा पैगंबर मोहम्मद द्वारा दिए गए पुस्तक कुरान पर आधारित है। मुसलमानों का मानना था कि इस पवित्र ग्रंथ में सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना दी गई है, जिसे बाद में उनके खलीफाओं द्वारा उनमें इसके कई नियम बताए गए, जिन्हें हदीस में देखा गया और इस कुरान और हदीस को मिलाकर एक कानून बनाए गए जिसे हम कहते हैं शरीयत। और शरीयत कानून ही इस्लामिक कानून या मुस्लिम कानून है। जिसमें जितने भी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सिस्टम बनाए गए हैं वह सारे के सारे शरीयत पर आधारित हैं। आज विश्व में जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनमें जो भी रूल रेगुलेशन चला है वो शरीयत पर आधारित है। हालांकि शरीयत कानून में कई अच्छे और बुरे नियम हैं जो कि वर्तमान समय में भी लागू होने में लोगों को कचोटता है, जैसे दंड देने की प्रथा, जबह करना या किसी को जिंदा गाड़ देना, पत्थर मार के मार डालना। तो ये सब थोड़े बहुत वर्तमान समय में इस पर टिप्पणियां होती रही। वस्तुतः शरीयत उनके सामाजिक पहलुओं को दर्शाता है, उसके राजनीतिक पहलुओं को दर्शाता है और वहाँ पे किस तरीके से अल्लाह एक है, सर्वोच्च अधिकार बताता है। ये सारे मुस्लिम के विचार हैं। अब आता है दूसरा इसका पॉइंट है कि धर्मशास्त्रीय आधार। देखिए, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत पे इस्लाम से पहले यहाँ पे हिंदू, हालांकि हिंदू शब्द इन्हीं के द्वारा दिया गया है, अरबियों ने दिया। सिंधन से बना सिंधु और सिंधु नदी के पास रहने वाले लोग हिंदू स्थान कहलाए। तो हिंदू, बौद्ध, जैन, ये जितने हैं, सिख तो बाद में आए, नानक साहब के बाद में आए, इससे पहले ये 3, जो कि ये हिंदू से ही निकला हुआ है। तो जब ये आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग किसकी पूजा करते हैं? मूर्ति पूजा करते हैं, जिसको इन लोगों ने बुत परस्ती कहा। बुत परस्ती का मतलब होता है मूर्ति का पूजा करना, स्टैचू का पूजा करना। इस्लाम कहता है कि बुत परस्ती हराम है और इन लोगों ने सबसे पहले इन्हें ही हटाया। शासक जब बने, जो भी शासक बने, वो सारे के सारे शासक, जितने भी शासक थे, ये सारे के सारे शासक जो हैं, उन्होंने देखा कि यदि हमें शासन करना है तो पहले यहां पर कर रहे शासकों को अपदस्थ करो, हटाओ, और हटाने के बाद उनके ऊपर इस प्रकार से दबाव बनाओ कि ताकि हमें सत्ता हासिल हो सके। और यही कारण है कि भारत में दिल्ली सल्तनत स्थापित होने से पहले आक्रमणकारियों द्वारा, जैसे मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी, इन लोगों ने आकर पहले मार्ग प्रशस्त किए। अचानक नहीं हुआ। अगर भारतीय आधार देखा जाए तो मोहम्मद गोरी के आते आते उत्तर पश्चिम भारत पर कब्जा था। फिर अगर देखें तो लाहौर पे सबसे पहली राजधानी बनाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसे दिल्ली लाते हैं और इसे इस तरीके से
धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो बदलाव हुआ, इस तरीका के कार्य हुए, इसमें पुराने धर्म को कचोट कर नए धर्म स्थापित किए। यही कारण है कि हजारों मंदिरों, जैन, बौद्ध, हिंदू सहित मंदिरों को तोड़ा गया और उसे लूटा गया भारतीय संदर्भ में। लेकिन अगर सच माने कि धर्म के शास्त्र पर, तो ये कहते हैं कि केवल सिर्फ अल्लाह एक है और सजदा सिर्फ अल्लाह को करो। सर हमेशा झुकाओ किसके प्रति? अल्लाह के प्रति। और पैगंबर मोहम्मद अंतिम उनके उपदेशक हैं और पैगंबर मोहम्मद के बाद फिर यह खलीफा का पद चला। ये इस्लाम दो भागों में बढ़ जाता है, शिया और सुन्नी। जो सुन्नी मुसलमान है उसे हम भारतीय कट्टर मानते हैं, क्योंकि वह मोहम्मद साहब के वंशानुगत सिस्टम को नकारते हुए खलीफा को चुना, यानी जो उपदेशक थे, जो उसके श्रेष्ठ थे। अब फिर से जानिए कि अगर हम शुरुआत के देखें तो बलबन द्वारा नाइब ए खुदाई दिया गया। खुदाई, इसका अर्थ होता है कि हम खलीफा के नहीं मानते हैं, स्वयं सुल्तान ईश्वर का आइकॉन है, प्रतिनिधि है। इन्होंने कहा भारत क्षेत्र में खलीफा का पद का मतलब यह है कि पूरी दुनिया को बनाने वाले अल्लाह, और यहां पर एक व्यक्ति है जिसकी बात हम लोग सुने, या वो धर्म गुरु मॉन्क है, वह है खलीफा। खलीफा बागदाद का राजा, जो बाद में टर्की का जो किंग होता था, वो पूरे विश्व का खलीफा होता था। तो ये खलीफा का पद निर्धारित किया, और खलीफा ही जिस व्यक्ति को मंसूरी पत्र का मतलब ये होता है, यह एक लेटर था, मंसूरी पत्र, इसका मतलब होता है अप्रूवल लेटर। यह जब किसी को देता है वही ओरिजिनल खलीफा बनता है। मतलब वही ओरिजिनल सुल्तान पद देने का अधिकार किसको थे? खलीफा। जिसे मंसूरी पत्र दिया वही ओरिजिनल सुल्तान है। भारत में सबसे पहले 1229 एडी में इल्तुतमिश को दिया गया। इल्तुतमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद तुगलक काल में 2 बार फिरोज शाह तुगलक ने प्राप्त किया। 2 बार, एक बार इल्तुतमिश, एक बार अलाउद्दीन खिलजी, और 2 बार फिरोज शाह तुगलक। तो यह खलीफा का है। इस्लाम में खासकर सुन्नी मुसलमानों में खलीफा श्रेष्ठ होता था, और खलीफा वंशानुगत पद नहीं है। परंतु भारतीय क्षेत्र में जब राजा बने यानी सुल्तान बने, तो यहां पर इसका अर्थ अलग हो गया। उत्तराधिकारी कानून बनाते समय यह देखा गया कि किसे बनाया जाए, तो वयस्क को बनाया जाए, कोई भी ऐसा जो मैच्योर्ड हो, सेना नायक हो। सेना नायक कहने का मतलब उसे युद्ध कला आता हो, और कुशल प्रशासक हो। यही कारण है कि स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश के बाद उसके बेटे जो कि नकारे थे बनाए गए और तुरंत हटा दिया गया। हालांकि इसमें पुरुष प्रधान थे, फिर भी इसमें कुशल सेना नायक और प्रशासक दोनों शब्द के कारण रजिया को बनाया गया। धीरे धीरे
प्रशासन चलाने के लिए मंत्रिमंडल की आवश्यकता होती है। इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी के कानून के साथ साथ सहयोगी के रूप में 40 दल बनाया। बाद में इन्हीं 40 दल शासक हो गए। कहा जाता है कि बलबन की मृत्यु के बाद, बलबन जब मर गया तो उसके बाद कौन शासक बने, क्योंकि बलबन का बेटा तो मंगोल आक्रमणकारियों के द्वारा मारा गया, तो कैकुबाद जो कि मानसिक विकलांग था उसको भी बनाया गया। मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद, जो कि अनैतिक आचरणों से युक्त था, करप्ट व्यक्ति था, फिर उसे बनाया गया। तो धीरे धीरे जो दिल्ली सल्तनत के कानून थे वो कानून अलग होते गए और उत्तराधिकारियों में फिर वही हुआ जो भारतीय शासन प्रणाली में होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यही कारण है कि तुर्कियों के बाद, तुर्क जब समाप्त हो गए तो तुर्कियों के बाद अफगानी शासन किए, क्योंकि अफगानी मजबूत हो गए थे। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में अगर उत्तराधिकारी देखा जाए तो शुरुआत तो शरीयत के आधार पर रहा, लेकिन बाद में इस पे यहां भारतीय छाप। अब अगला है सुल्तान की लिमिटेशन, सीमाएं। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत स्लेव डायनेस्टी से होती है और स्लेव डायनेस्टी में पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी अपने आप को शासक नहीं माना, वह हमेशा अपने आप को स्लेव माना। इसीलिए इल्तुतमिश को रियल फाउंडर माना जाता है। तो सुल्तान की सीमाएं लिमिटेशन इसलिए थी कि ये लड़ाके थे और शुरू में लड़ते हुए आसपास को जीतते रहे। लेकिन स्लेव डायनेस्टी में ही जब इल्बरी तुर्क आता है बलबन, तो उसने राजा के साथ साथ, क्योंकि ये राजा के साथ साथ एक चलता था छत्र। ये छत्र जो था वो केवल राजा, ये हिंदू राजा यूज करते थे, अरब में परंपरा नहीं थी। बलबन भी यूज करता था और उसका जो शासक था उस समय एक सेना नायक था और उसका शासक नसीरुद्दीन महमूद उस भी छत्र धारण करता था, यानी राजा और उसके अनुचर। धीरे धीरे इनकी सीमाएं लिमिट हो गई। सुल्तान जब मजबूत रहा, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, आपको बता दें कि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भी कैद कर रखा था। तो यहां पे प्रशासक महत्वपूर्ण हो गए। सुल्तान अपने से कोई निर्णय नहीं लेता, लेकिन अगर दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के हिसाब से देखा जाए तो यह अंतिम न्यायालय के रूप में होता था। हालांकि बहुत सारे अधिकारी वर्ग मौजूद थे, फिर भी यह कोर्ट लगाता था। इसका आदेश अंतिम आदेश होता था। तो इस प्रकार सुल्तान को मंसूरी पत्र प्राप्त करना होता था। सुल्तान तभी सुल्तान कहलाएगा। आप सुने होंगे कि गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी मलिक की उपाधि धारण की। गाजी मलिक एक ऐसा टाइटल है जो आसपास के क्षेत्रों में कभी न हारा हो, उसे गाजी सुल्तान कहते हैं। तो ये गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। आपको यह भी बता दें कि यह सुल्तान सिस्टम, सुल्तान जो आया है इसी से बना है सल्तनत। इन्हें दिल्ली के सुल्तान कहा जाता है, तब दिल्ली का सल्तनत बनते हैं। तो ये सुल्तान रहे। गाजी मलिक एक टाइटल होता था। जो 40 दल बनाए गए हैं उन्हें अमीर, मलिक, मलिक उम्दा, इस प्रकार के कई टाइटल दिए जाते थे।
लेवल के आधार पे। तो सुल्तान के लिमिटेशन वहां तक सीमित कर दी, लेकिन बाद में देखा जाता है कि जैसे आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था सिकंदर ए सानी, विश्व विजेता, इसने उपाधि धारण की। बलबन नाइबे खुदाई रखता है और इसी खिलजी वंश का मुबारक शाह खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है। तो इस प्रकार से हम दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की लिमिटेशन देखा जाए तो शुरू में कुरान हदीस पर रहता है, लेकिन बाद में यह स्वयं को अपने कई टाइटलों से नवाज देते हैं। जब ताकतवर हुए तो इनका चला। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन 3 भागों में बटे थे। पहला केंद्रीय, दूसरा प्रांतीय यानी प्रोविंस में, और तीसरा लोकल, जो आज भी है और यह हमारे प्राचीन इतिहास में भी रहा है। अगर हम बात करते हैं सुल्तान, यह दिल्ली सल्तनत का राजा होता था, किंग होता था, और इसे मंसूरी लेटर प्राप्त होते थे। किससे? खलीफा से। ये अगर कमजोर रहा तो एक अनदर पर्सन को अपॉइंट किया जाता था, जिसे नायब सुल्तान कहते थे। नायब सुल्तान सुल्तान नहीं होता। जैसे कमजोर शासक हैं तो उन्हें हेल्प करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो एज सुल्तान की तरह बिहेव करता था। जैसे नसीरुद्दीन महमूद के काल में बलबन था, तो ये नायब सुल्तान का पद, जिस समय अगर मजबूत शासक नहीं रहा तो ये पद रहा, जिस समय रहा उस समय ये पद खाली रहा। अब आता है सबसे प्रमुख होता था वजीर। वजीर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो कहिए, सुप्रीम मंत्री होता था जो सारे चीज को देखरेख करता था। इसके अंतर्गत 3 अन्य वजीर होते थे, नायब वजीर, मुर्शिफ और मुस्ताफ। एक का काम प्रशासन का था, एक का काम राजस्व का था, एक का काम नई नई गतिविधियों को तैयार करना था। अब आता है आरिज ए मुमालिक। यह एक प्रकार का सेनापति था। एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, कमांडर सेनापति होता था। अब इसके अंतर्गत अलग अलग सेना होती थी। जैसे जब तुर्क आए तो नया सेना, जैसे पैदल तो होता था ही, दूसरा घुड़सेना, गज सेना, और कभी कभी ऊंट सेना भी मरुस्थल में हुआ है। लेकिन प्राचीन रथ सेना जो कि पहले से ही भारत में मौजूद था, तो ये 4 प्रमुख सेनाएं रहती थी और इसका अलग अलग विभाग का हेड होता था। अब सद्र ए सुदूर, यह धार्मिक मामलों का मंत्री होता था। जैसे कोई भी कानून लागू करना है, क्या यह हदीस पर है, क्या यह शरीयत के आधार पर है, तो उन्हें दंड की कठोरता, दंड की कोई अनियमितता करता था, या किस पे टैक्स कितना खर्च होना चाहिए, यह सारा सद्र ए सुदूर करता था। उसके बाद काजी, जिसको हम जस्टिस कहते हैं, हालांकि इसके ऊपर सुल्तान होते थे, लेकिन ये काजी उल कुजात यह एक प्रकार का जस्टिस होता था। और वरीद ए मुमालिक यह गुप्तचर विभाग था। आपको प्रशासन में बता दें कि बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए। इल्तुतमिश के पीरियड में उसने चालीसा दल दिया। इस चालीसा दल में 40 टर्की ऑफिसर्स होते थे। इनके पास बहुत पावर होता था।
इस चालीसा दल के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट रहा जो उसने बना कि पूरे साम्राज्य को इक्तेदार में बांट दिया। कैश पेमेंट नहीं, आप हर एक का पैसा लीजिए और खुद वसूलिए। इक्तेदारी सिस्टम इल्तुतमिश के काल में, ये दोनों इल्तुतमिश के काल में। प्रशासन को मजबूत करने के लिए बलबन के काल में ये इल्तुतमिश थे। बलबन के काल में दीवान ए अर्ज, जिसे आप आज सीआरपीएफ कहते हैं, केंद्रीय पुलिस फोर्स का गठन हुआ। इसने बहुत ये किया। इसके बाद जब आया खिलजी काल में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत, देखिए, एक है दीवाने रसालत, विदेश विभाग होता था, विदेशी चीज को लेन देन करता था। लेकिन वहां पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने शहनाई मंडी किया तो हर जगह एक एक निरीक्षक नियुक्त किया, और वह पहला शासक था जिसने अपने सैनिकों का वेतन नकद देना चालू किया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सैनिकों को नकद वेतन की दिया। खिलजी के बाद तुगलक वंश आया, और तुगलक वंश ने हाब ए शर्ब नामक एक गठन किया जो सिंचाई विभाग के लिए था, और एक अलग कर भी लागू किया। आपको कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, देखिए, तकावी जैसे मोहम्मद बिन तुगलक काल में ऋण व्यवस्था की गई, और यही गयासुद्दीन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ने कर का संरचना बदल दिया। उसने नहर से सिंचाई करने के लिए एक विभाग हाब-ए-शर्ब को मजबूत किया और उसमें अधिक से अधिक किया। यहां तक कि बंदियों का शौकीन था। एक कहा जाता है कि 1,80,000 उसके दास थे फिरोज शाह तुगलक के काल में। तो इस दासों के लिए एक अलग विभाग बनाया, दीवाने बंदगान, और उनके लिए अलग व्यवस्था बनाई। दास तो उसके सैनिक होंगे। तो इस प्रकार से इनके प्रशासन की मजबूती बढ़ती गई। फिर फिरोज शाह तुगलक ने यह जो नगद परंपरा था उसे फिर बदल दिया और फिर जागीर देना प्रारंभ किया, जैसे पहले से चल रहा था। तो क्योंकि उसे बांध कर रखना था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सबसे अधिक विद्रोह हुए। फिर धीरे धीरे तुर्कियों की शक्ति कमजोर होने लगी, क्योंकि तुर्क से रिलेशन खत्म हो गया, भारतीय परंपराओं पर आधारित हो गए। तब अफगानियों का उदय हुआ और सैयद और लोदी वंश का जो प्रशासन था उसे ही माना गया। अलाउद्दीन खिलजी का दाग हुलिया जो सिस्टम था उसे कई ट्रेडिशन तक चला गया। हाँ, यह अलग बात है कि फिरोज शाह तुगलक के बाद वह जो ओहदा था, वह जो पैरामीटर था कि घोड़े को चुनने के लिए जो दाग हम लेंगे, ए ग्रेड बी ग्रेड, वो ग्रेडिंग सिस्टम समाप्त कर गए। घूस दो काम कराओ। तो यानी भ्रष्टाचार फिरोज शाह तुगलक के बाद आया, और यही कारण है कि तुगलक के बाद आक्रमण करता है तैमूर लंग और भारत पर तुर्की साम्राज्य समाप्त हो जाता है। अब आते हैं इस केंद्रीय प्रशासन के बाद हम प्रांतीय और स्थानीय शासन। देखिए, प्रांतीय शासन में अगर हम बात करते हैं तो जब इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांटा, यानी उसे इक्ता कहा गया, और हर एक इक्ता का एक इक्तेदार नियुक्त किया गया। हालांकि इससे पहले हमारे यहां यही पोस्ट सूबेदार चलता था। बाद में यह इक्तेदार सूबेदार में मर्ज हो गया।
और सेम प्रांतीय जो कुशल अधिकारी होते थे वो मूलतः युवराज होते थे, जिसे हम राज्यपाल या गवर्नर कहते थे। इसके बाद दूसरा अधिकारी जो कि प्रशासक होता था, यानी प्रांतीय प्रशासक, वजीर या प्रशासक बोलते थे। बाद में ये दोनों मर्ज होकर और सूबेदार कहे जाने लगे। ये दोनों काम यही करता था। प्रांतों का काम अपना कलेक्शन करना और प्रोविंस का एक राजा था, जो कि हर विभाग, जैसे गुप्तचर जिसको आप स्पाई बोलते हैं, गुप्तचर विभाग, वाणिज्य, कॉमर्स, वाणिज्य व्यापार के लिए, टैक्सेशन के लिए, राजस्व वसूलने के लिए ये होते थे, और ये सारे लोग कलेक्ट करके सेंटर को भेजते थे। अब स्थानीय में कुछ खास पोस्ट खुद और मुकद्दम, ये स्थानीय प्रशासक थे। एक राजस्व का था, एक प्रशासक था, जिसे बाद में चौधरी कहा। आप समझते हैं चौधरी कोई जाति नहीं है, चौधरी एक टाइटल है। और यही कारण है कि आप देखे होंगे कि मुस्लिम में रहमत अली चौधरी जो पाकिस्तान शब्द दिया, तो चौधरी वे लोग होते थे जिनके अंडर में कुछ एरिया, गांव का एरिया, जहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। इस प्रकार से लोकल प्रशासन होते थे और ये छोटे छोटे स्थानों में बटे हुए थे। इनमें भी स्थानिक जो प्राचीन में आते थे, वही चीज को गुप्तचर विभाग में छोटे छोटे स्पाई, छोटे छोटे साहूकार, इन लोगों से टैक्स लेकर ये खुद मुकद्दम प्रांतों में भेजते थे। प्रांतों से टैक्स होकर और सीधे केंद्रीय जाता था। तो ये इनका प्रांतीय शासन था।